दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग टीजीटी की तैयारी में पूरे मनोयोग से लगे हुए होंगे और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार आप सफल अवश्य होंगे। ठीक है ना। और आपके इस प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर लगभग टीजीटी का पूरा कोर्स अपलोड हो चुका है। एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट में 4-5 फोल्डर मिला करके करीब 200 से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगा, वो भी फ्री में। और मैं जो लेटेस्ट वीडियो जो आवश्यकता अनुसार, जब मुझे लग रहा है कि बदलते हुए परीक्षा के पैटर्न के अनुसार कुछ चीज़ों को देना आपको ज़रूरी है, तो मैं समय समय पर 2 दिन पर, 4 दिन पर, हफ्ते में मैं ज़रूर एक वीडियो दे रहा हूँ, ताकि वो आपके परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शेष तैयारी तो आप प्लेलिस्ट में जो वीडियो आप उससे तैयारी करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी मैं लिंक देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर भी दे देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, मेरे फेसबुक पेज पर भी है, और उसका कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं डाल देता हूँ। इसलिए जो है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सारी नोटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी मेरे पुराने साथी तो बहुत प्यार कर रहे हैं अपने इस चैनल से, और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी करा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, ज़्यादा हम लोग को बात नहीं करना है, आपका समय बचाना है। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और संस्कृत साहित्य से आप जानते हैं कि हर एक परीक्षा में, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। और अब मेरा ये सोच है कि हर एक कवि के बारे में आपको मैं डीपली बता दूं, ताकि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन अगर आए तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। तो हम आज कालिदास के बारे में पूरा डिटेल लेकर के उपस्थित हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमको कालिदास के बारे में कुछ नई चीज़ें जानने के लिए मिली हैं, और अब यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर टीजीटी पीजीटी लेवल का कोई आता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से सारे प्रश्न बनेंगे। चलिए, आइए हम लोग इनके थोड़ा सा जीवन वृत्त के बारे में जानते हैं। तो कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। अंतः साक्ष्य के आधार पर थोड़ी बहुत जानकारी उनके जीवन के संबंध में मिलती है। कालिदास के जन्म समय को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कीथ महोदय थे, एक विद्वान थे कीथ। तो कीथ महोदय का कहना है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा पंडित थे। ठीक है ना। और इनका जन्म ये 375 ईस्वी से 413 ईस्वी के बीच में मानते हैं। कौन? कीथ महोदय। तो ध्यान रखिएगा, यह कीथ महोदय का कथन है, ये 100% प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है। आगे देखिए, प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार कालिदास का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ था। अब देखिए, इनका जो है कि 6ठी शताब्दी में ये मान रहे हैं मैक्स मूलर। कौन मान रहे हैं? मैक्स मूलर। तो नाम दे करके पूछेगा तो ही आप इस तरह से करेंगे। फर्ग्यूसन के अनुसार भी कालिदास का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ था। यानी कि 6ठी शताब्दी में दो विद्वान मानते हैं, ये फर्ग्यूसन मानते हैं और आपके मैक्स मूलर मानते हैं। दो लोग मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रामाणिक तथ्य भारतीय विद्वानों का है। भारतीय विद्वानों के अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के राजसभा के कवि थे, और इनका जन्म 57 ईसा पूर्व हुआ था। तो जन्म के बारे में बहुत कुछ अनियमितता है, तो इसलिए जो है कि आप इसके बारे में खूब बढ़िया से जानकारी इकट्ठा करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि यह नाम दे करके पूछ सकता है। तो इस तरह से आप इसको समझना पड़ेगा। आगे देखिए, ज्योति विदारण के अनुसार कालिदास विक्रमादित्य नवरत्नों में से एक थे। यानी कालिदास जो है कि विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे। मेघदूत के आधार पर यह ज्ञात होता है कि उज्जैन के निवासी थे। चूँकि उज्जैन का वर्णन मेघदूत में बहुत ज़्यादा कालिदास किए हैं, इसलिए ऐसी मान्यता है, ये माना जाता है कि उज्जैन के निवासी थे। और कालिदास की अगर संप्रदाय की बात अगर किया जाए तो ये शैव संप्रदाय के थे। ठीक है ना, शैव संप्रदाय के थे। और किंवदंती है कि कालिदास बाल्या काल में अत्यंत मूर्ख थे। इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ चर्चित हैं, आप उसको जानते भी होंगे। अब आइए कालिदास के प्रिय अलंकार की बात अगर हम जानते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट आपको लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको समय बचाना है। कालिदास का जो प्रिय अलंकार यह है आपका उपमा अलंकार है। इसलिए कहा गया उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास उपमा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और कालिदास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से देखिएगा, कालिदास
की रीति जो है वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति कालिदास की रीति है और इसके सर्वश्रेष्ठ कवि है। एक इनका अन्य नाम है, एक उपाधि दी गई है जिसका नाम है दीपशिखा। इनको दीपशिखा की भी उपाधि दी गई है। तो ये सारे तथ्य आपको बढ़िया से तैयार करना है और मैं तो ये कहूँगा कि आप इसका नोट्स तैयार कर लें तो बढ़िया रहेगा, नोट बना लें। आगे देखिए, कालिदास की प्रशंसा में बाणभट्ट ने लिखा, निर्गतासु नौ वाक्यस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरम संद्रासु मंजरीष्वि जायसे। तो ये उनके सम्मान में बाणभट्ट ने ये लिखा हुआ है। अब आइए कालिदास की रचनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध है। कितनी रचनाएं? अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास की कुल कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं या कुल कितनी रचनाएं हैं, तो अब 7 रचनाएं प्रामाणिक माना जाता है। अब क्या क्या है देखिए, ऋतुसंहार इनकी प्रथम रचना है, ठीक है ना। अगर प्रथम रचना पूछता है तो ऋतुसंहार आप कहेंगे, और सर्ग की बात पूछता है ऋतुसंहार में तो 6 सर्ग हैं और इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अगर कुमार संभव की बात किया जाए तो कुमार संभव 17 सर्ग का इनका जो है कि एक महाकाव्य है। और सर्ग, चूंकि कुमार, अब यहाँ देखिए याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, कुमारावस्था जो होता है 17 साल का होता है, 18 साल के बाद आदमी युवावस्था में प्रवेश कर जाता है। तो कुमार से आप इसके सर्ग को याद कर लेंगे, 18 से 1 कम यानी कि 17, ठीक है ना। आइए मालविकाग्निमित्र की बात अगर किया जाए, ये इनका नाटक है, ये 5 अंक का है। विक्रमोर्वशीयम इनका एक नाटक है, यह भी 5 अंक का है। मेघदूतम 2 भाग में है, इनका महाकाव्य है। रघुवंशम 19 सर्ग का है और यह जो है कि इनका एक महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका अंतिम नाटक है या अंतिम रचना कह सकते हैं, जो 7 अंक का है। क्लियर हुआ? तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखेंगे कि आपको मतलब एक बेहतर तथ्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या आप यहाँ से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए मित्रों बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कई जगह सामग्री इकट्ठा करना पड़ता है, उसको कई जगह से कन्फर्म करना पड़ता है ये तथ्य सही है कि नहीं है। फिर भी अगर कभी कुछ एक आध तथ्य कहीं आई स्लिप हो जाने के कारण कुछ अगर गलत तथ्यों को सामने चला जाए तो उसको कहीं से मिले तो आप कमेंट करके आप हमें सुझाव देंगे, उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा और हम लोग सही तथ्यों के बारे में ही जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन इतना तय है कि यहाँ से आपको सही तथ्यों की जानकारी मिलेगी। आइए कालिदासकृत लघुत्रयी के ग्रंथ हैं। अब ये दीर्घत्रयी के बारे में आप जानते हैं, लघुत्रयी देख लीजिए, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम जो है ये क्या है, ये लघुत्रयी है। और आप कमेंट करके लिखेंगे कि बृहत्त्रयी ग्रंथ किसे कहते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बृहत्त्रयी ग्रंथों के बारे में आपको जानकारी होगा और उसके रचनाकार कौन है ये भी आप लिख लीजिएगा। अब कालिदास के महाकाव्यों के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। कालिदास का जो पहला महाकाव्य है, पहला महाकाव्य, मैं पहली रचना की बात नहीं कर रहा हूँ, पहला महाकाव्य की बात कर रहा हूँ, तो कुमार संभवम है जो 17 सर्ग का है। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य, देखिए यहाँ लिखा भी है, साफ साफ लिख दिया कि प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। और यह जो है कि महाकाव्य हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने और शिव पार्वती का विवाह, उससे कार्तिकेय का जन्म तथा कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, इतने कथा का वर्णन जो है कि कुमार संभव में है। माने तारकासुर के वध तक का वर्णन जो है कि इसमें है। आगे देखिए, टीकाकार मल्लिकानाथ ने कालिदासकृत कुमार संभव के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मल्लिकानाथ ने या किसने कुमार संभव के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है, तो आपका उत्तर होगा मल्लिकानाथ। क्लियर हुआ? ये भी आप जानेंगे। कुमार संभवम 19 सर्गों का एक आपका महाकाव्य है और यह कालिदास का दूसरा महाकाव्य है। अगर आपसे पूछा जाए कालिदास का दूसरा महाकाव्य क्या है, तो रघुवंशम है। पहला आपका कुमार संभव, दूसरा आपका रघुवंशम है। कुमार संभव में 17 सर्ग, रघुवंशम 19 सर्ग हैं, ठीक है ना। इसमें मनु से लेकर कामुक अग्निवर्ण तक के सूर्यवंशी 31 राजाओं का वर्णन है। यहाँ से 2 प्रश्न आपको मिलेगा कि किस राजा से किस राजा तक का वर्णन है, तो मनु से लेकर के अग्निवर्ण तक का वर्णन है। और अगर कितने राजाओं का वर्णन है, जीवन वृत्त का वर्णन है, तो 31 राजाओं के जीवन वृत्त का वर्णन है, ठीक है ना। आगे देखिए, इनमें राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन है, राम के जीवन का भी इसमें वर्णन है। और इस महाकाव्य में बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य देखिए, 1569 श्लोक हैं। किसमें? रघुवंशम में 1569 श्लोक हैं। इसका नायक कौन है, तो राम नहीं है बल्कि रघु है। रघुवंशम उन्हीं का आधार पर ये लिखा हुआ है, रघु हैं। और राम कथा जो है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 10वें से 15वें सर्ग तक राम कथा है। यानी रघुवंशम में 10वें से 15वें सर्ग तक राम कथा है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राम कथा किस सर्ग से किस सर्ग तक है। क्लियर हुआ?
आगे देखिए, अब कालिदास कृत गीत काव्यों का परिचय थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो गीत काव्य कौन कौन से हैं? तो कालिदास संस्कृत गीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। ऋतु संहार और मेघदूत इनके दो गीत काव्य हैं। ऋतु संहार है और मेघदूत है। मेघदूत महाकाव्य भी है, लेकिन अगर गीत काव्य की बात अगर करते हैं तो ऋतु संहार और मेघदूत ये दोनों आएगा। ऋतु संहार की बात अगर हम करते हैं, ऋतु संहार कालिदास की सर्वप्रथम रचना है और प्रथम गीत काव्य है। इसमें 6 सर्ग है। इसमें कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं और 197 ही श्लोक हैं। तो इसको याद रखेंगे, 197 श्लोक, 6 सर्ग और 6 ऋतुओं का वर्णन। ये किस में है? ऋतु संहार में है। चूँकि ऋतुएं 6 होती हैं इसलिए 6 ऋतुओं का वर्णन है। और क्रम से कौन कौन सी ऋतु हैं तो यहाँ भी आप देखिए, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ये जो है कि ये 6 ऋतु हैं। इसी क्रम से इसका वर्णन किया गया है। अब आइए मेघदूत के बारे में जानते हैं। मेघदूत की कथा 2 भागों में है और दोनों भाग का क्या क्या नाम है? एक पूर्व मेघ के नाम से जाना जाता है और एक उत्तर मेघ के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें श्लोकों की बात किया जाए तो मात्र 121 श्लोक ही इसमें हैं और यह कल्पना प्रधान ग्रंथ है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास का कल्पना प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो मेघदूतम होगा, क्योंकि यह सिर्फ कल्पना पर आधारित है। और इसका उपजीव्य ग्रंथ जो कि वाल्मीकि रामायण है। इस ग्रंथ के प्रमुख विषय हैं, क्या हैं? अलकापुरी निवासी यक्ष की अपनी वियुक्ता प्रिया यक्षिणी को रामगिरी पर्वत के आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का वर्णन है। यानी कि अलकापुरी का जो निवासी यक्ष था वह अपनी वियुक्ता प्रिया यक्षिणी को रामगिरी पर्वत के आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का वर्णन है इसमें। इस ग्रंथ में कालिदास का सबसे प्रिय छंद मंदाक्रांता। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा कि कालिदास का प्रिय छंद क्या है? तो मंदाक्रांता है। क्लियर? आगे देखिए, अब कालिदास के नाटकों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। कालिदास का जो नाटक है यह इनका प्रथम नाटक है मालविका। इनका प्रथम नाटक क्या है? मालविकाग्निमित्र है और जो है कि यह 5 अंक का है और 96 श्लोक इसमें है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। 5 अंक और 96 श्लोक का इसमें वर्णन किया गया है। समझ में आ रहा है बात? आगे आगे देखिए, आगे जो है कि हम लोग देख लेते हैं कुछ तथ्यों के बारे में। यहाँ जो है कि आपका है इसमें मालविका के और अग्निमित्र के प्रणय कथा और विवाह का वर्णन है। ठीक है ना, इसमें जो है मालविका के और अग्निमित्र के प्रणय कथा और विवाह का वर्णन है। आइए विक्रमोर्वशीयम के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो विक्रमोर्वशीयम 65 श्लोकों में वर्णित यह एक दूसरा नाटक है। इसमें कितने श्लोक हैं? श्लोकों को आप जरूर याद रखेंगे कि विक्रमोर्वशीयम में 65 श्लोक है और यही देखिए 96 श्लोक किसमें? मालविकाग्निमित्र में। ध्यान रखिएगा, मालविकाग्निमित्र में 96 श्लोक, 5 अंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नायक की बात किया जाए तो अग्निमित्र है, नायिका कौन है? मालविका है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप पाएंगे विक्रमोर्वशीयम में। विक्रमोर्वशीयम में 65 श्लोक है। यह कालिदास का दूसरा नाटक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास का दूसरा नाटक क्या है, तो आपका हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम। ठीक है ना। इसमें भी अंक तो 5 हैं लेकिन इसमें श्लोक कितने हैं? 65। यह ध्यान रखेंगे। इसमें राजा पुरवा यानी विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा के प्रणय कथा का वर्णन है, जहाँ पूर्वा का अर्थ मेघ और उर्वशी का अर्थ विद्युत है। यानी यह प्रतीकात्मक रूप में यह है कि पूर्वा का अर्थ मेघ है और उर्वशी का अर्थ विद्युत है। आइए अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जान लेते हैं। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक और सर्वश्रेष्ठ और अंतिम नाटक है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम, वियोग तथा पुनर्मिलन का वर्णन है। इसका उपजीव्य महाकाव्य का आदि पर्व है। ये पूछा जा सकता है कि इसका उपजीव्य क्या है, तो महाभारत का आदि पर्व है और दुष्यंत शकुंतला के प्रेम का वर्णन है ही, और इनका अंतिम रचना है। और 2 नाटक इनका 5-5 अंक का है, लेकिन ये इनका जो अंतिम नाटक है 7 अंक का। इसको ध्यान रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में साधारण गद्य के लिए सौर सेनी प्राकृत एवं पद के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग है और 24 छंदों का प्रयोग हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से एक बनेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने छंदों का प्रयोग हुआ, तो 34 छंदों का प्रयोग हुआ है। और इसमें साधारण गद्य के लिए सौरसेनी भ्रंश का प्रयोग हुआ, प्राकृत के लिए एवं पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अब आइए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का महत्वपूर्ण कुछ सूक्तियां हैं। चूंकि परीक्षा के पैटर्न को देख करके कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, प्रश्न कहाँ से कैसे किस तरह से आ सकता है, इसलिए अब आप कुछ नाटकों के पंक्तियों को भी याद रखना पड़ेगा। क्या पता कि यहाँ से भी प्रश्न आ जाए, इसलिए आप इसको याद रखेंगे।
अभिज्ञान शाकुंतलम यहीं से कुछ पंक्तियां बनती हैं, यही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला पंक्ति है, अर्थो ही कन्या पर की ये एव। यह एक पंक्ति यह हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि यह किस नाटक का है। अगला देखिए, न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, एक पंक्ति ये है। वामा कुल साधय, एक पंक्ति ये है। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय, ये सारे के सारे पंक्ति किससे हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम से हैं, ठीक है ना। अवेह तनया ब्रह्मत्र अग्निगर्भा शमीम्यु, यह एक पंक्ति है, यह भी है। अगला पंक्ति है, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधेन भवन्ति, यह जो है कि एक पंक्ति है। और इनकी जो अंतिम पंक्ति, मतलब अंतिम का मतलब इस वीडियो का जो अंतिम पंक्ति है, गुवर्पी विरह दुख माशाबंध साहयति, यह एक पंक्ति है। तो इस तरह से मित्रों ये आप कालिदास के बारे में डिटेल जानकारी आप प्राप्त किए। और मुझे लग रहा है कि अगर टीजीटी में कोई प्रश्न पूछेगा तो इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, या पीजीटी में पूछेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को देखते रहिए, तैयारी करते चलिए। अगर कहीं किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।